नमस्कार, पीसी सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 24 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 24 जनवरी 2025। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 यह जो है गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। 27 से 30 जनवरी के बीच में होगा और गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, उसी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में अपने को पेश करना या स्थापित करना। ओलंपिक जैसे बड़े खेलों का आयोजन सतत खेल अवसंरचना कैसे बनाई जा सकती है जो भविष्य में अन्य आयोजनों और खेलों के लिए उपयोगी हो। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र इस सम्मेलन में भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र के साथ मिलकर सरकारी एजेंसियों और खेल निकायों के सहयोग ओलंपिक जैसे खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में एरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में एरोस्पेस और रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य है राज्य को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना। ठीक है, यह नीति 50,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने और 1 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। राज्य में निवेश करने पर जमीन पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे विदेशी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल। भारत ने अपने डीप ओशन मिशन के तहत पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल तैयार करने की योजना बना रही है ना। और यह सबमर्सिबल जो है 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए डिजाइन की गई है और सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक हम लगभग 6000 मीटर तक पहुंच सके। इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है अंडर वाटर संसाधनों यानी जो जल के नीचे संसाधन है उनकी खोज करना, गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इसके तहत वैज्ञानिक महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ धातुओं और समुद्री जैव विविधता की पहचान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय। अभी देखा होगा कि संजय का प्रदर्शन किया गया है 26 जनवरी के परेड में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। संजय का काम क्या है और इसका विकास किसने किया है ना। इसका जो लक्ष्य है, यह प्रणाली जमीन और हवाई युद्ध क्षेत्रों सेंसर से डेटा एकत्र कर युद्ध क्षेत्र के समग्र निगरानी की तस्वीर प्रस्तुत करेगा। और इसका विकास किया है, स्वदेशी रूप से विकसित है, भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिल करके इसका निर्माण किया है। अच्छा, इसके निर्माण से क्या होगा? संजय जो है युद्ध क्षेत्र की निगरानी में मदद करेगा, घुसपैठ को रोकने और स्थितियों के सटीक आकलन में सक्षम होगा। यह सिस्टम ऑटोमेटिक होगा और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन में काम करने में सक्षम बनाएगा, जिससे जो हमारे कमांडों को पारंपरिक और उप पारंपरिक दोनों ही तरह से ऑपरेशन में मदद मिलेगी। यह प्रणाली जो है इस वर्ष मार्च से भारतीय सेना के तीनों चरणों में लागू की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोई मेला यानी कोलकाता पुस्तक मेला। जो बोई मेला है भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक मेला है, जिसे कोलकाता में आयोजित किया जाता है। यह 48वां पुस्तक मेला है। इसको 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह कहाँ किया जाएगा? साल्ट लेक सिटी में। इसका आयोजक कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा। यह मेला भारत में पुस्तक प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। अच्छा, भारत का जो पहला पुस्तक मेला था 1918 में किया गया था कोलकाता में। कोलकाता में ही 1918 में कॉलेज स्ट्रीट पर आयोजित किया गया था। और बोई पुस्तक मेला की जो शुरुआत हुई थी 1976 में कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा आयोजित किया गया था। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 को इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, है ना, फीडे का। और ये कहाँ किया जाएगा? अभी इसके डेट तय नहीं किया गया है। भारत ने जो आखिरी बार 2002 में हैदराबाद में फीडे विश्व कप की मेजबानी की थी, उसमें विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब जीता था। ठीक है, विश्व कप की मेजबानी करने वाले विशिष्ट राज्य या शहर का चयन अभी नहीं किया गया है।
अगले महीने बैठक में इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा जो फीडे महिला विश्व कप है 2025, इस साल जुलाई में कहाँ पे होगा? जॉर्जिया में आयोजित किया जाएगा। और जॉर्जिया में कहाँ किया जाएगा? बटुमी एक जगह है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पुरुष का अभी फिक्स नहीं है, महिलाओं का फिक्स है 2025 का। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह दिन लड़कियों के अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हर बालिका को समानता और सम्मान प्रदान करना, और यह दिन उन सिद्धांतों को और अधिक सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। खास बात यह है कि ये जो मनाया जाता है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है। यह कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, कर्नाटक में बेंगलुरु, वहाँ आयोजित किया गया। विषय था इसका कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसमें GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सहयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देश में जो है, इसमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली आदि देशों ने भाग लिया। अच्छा, थोड़ा सा और अन्य फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक जो है बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। कर्नाटक में बाजरे की लगभग 18.37 लाख हेक्टेयर खेती की जाती है, और पहला महोत्सव कर्नाटक में ही 2017 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। यह वर्ष यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन WMO और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली दुनिया में लगभग 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर हैं, जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, और ये ग्लेशियर विश्व में 70% ताजे जल की आपूर्ति करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोड्रोन प्रोग्राम, भारत ने हाल में यूरोड्रोन प्रोग्राम में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। यह प्रोग्राम यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल RPAS से संबंधित है। ठीक है, बस इतना ही इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है, यूरोड्रोन का उपयोग दीर्घकालिक मिशनों के लिए कैसे किया जा सकता है, जिसमें इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और समुद्र निगरानी और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य शामिल हैं। इसमें 4 सदस्य देश हैं। एक सदस्य जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, और इसका नेतृत्व जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किलिंग कर्व रिपोर्ट 2024 में किलिंग कर्व रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? जंगलों में लगी आग, मानव गतिविधियां हैं। किलिंग कर्व क्या है? एक महत्वपूर्ण ग्राफ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 के स्तर को मापता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्तर को ये मापता है ना। और यह ग्राफ CO2 की मात्रा को ppm पार्ट्स पर मिलियन में दर्शाता है। अच्छा, इसका विकास जो है चार्ल्स डेविड किलिंग ने किया था। ठीक है, और इसका जो स्थान है जहाँ से CO2 को माप लिया जाता है वो मौना लोआ वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी वेधशाला है,
वहीं से किया जाता है। इसका महत्व ये है कि कीलिंग कर्व से हमें पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 के स्तर में बदलाव को समझने में मदद मिलती है। इस बदलाव का सीधा असर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ता है, क्योंकि बढ़ता हुआ CO2 का स्तर पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करता है। जंगलों की आग, मानवीय गतिविधियां जैसे ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, औद्योगिकरण ने CO2 के स्तर में वृद्धि की है। जो इस वृद्धि को मापता है कौन? कीलिंग कर्व रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और ये भारतीय महान राजनीतिज्ञ थे। 1970, 71 और 77, 89 तक बिहार के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने हिंदी और उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा दिया और स्कूलों की फीस माफ करने जैसी पहल की शुरुआत भी की। उन्होंने पंचायती राज को मजबूती से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन निर्णय में सुधार हो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट चलते हैं थाईलैंड। अभी हाल ही में थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दे दी और यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है और एशिया का तीसरा देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, एशिया का तीसरा क्यों? इसके पहले ताइवान और नेपाल ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दे दिया था। ठीक है। इस नए कानून में पुरुष, महिला, पति, पत्नी के साथ जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी ट्रांसजेंडर को भी शादी करने का अधिकार दिया गया है। थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए थाईलैंड है। यह थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी सीमा म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, है ना, लाओस, मलेशिया आदि से मिलता। मलेशिया, ये देखिए मलेशिया नीचे है, मलेशिया से मिलती है। इसकी मुद्रा का नाम है बहत और इसकी राजधानी है बैंकॉक। आप लोग थाईलैंड जाते होंगे। इसमें कुछ नदियां हैं, है ना, जैसे मिंग, ये देखिए मिंग नदी, मून नदी है ना, आकर के यहाँ पर गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय चिनार के पेड़ों पर जियो टैग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर वन विभाग और जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान द्वारा चिनार के पेड़ों पर जियो टैगिंग की जा रही है, जिसमें एक QR कोड लगाया जा रहा है। इसको लगाने का मकसद ये है कि इससे चिनार के पेड़ों की निगरानी संभव हो सके। हाल ही में अब तक लगभग 28,500 चिनार के पेड़ों पर जियो टैगिंग किया जा चुका है और इस परियोजना की शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। यह पेड़ मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत POK में पाया जाता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की और मध्य एशिया में भी यह पाया जाता है। इस पेड़ की विशेषताएं कुछ हैं, जैसे जो चिनार का पेड़ है वो पर्णपाती वृक्ष है जो शरद ऋतु में अपनी पत्तियां झाड़ देता है। यह पेड़ लंबा होता है, बड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है और इसका जीवन काल 500 से 700 वर्षों तक ये जीवित रह सकता है। ठीक है। खास बात यह है कि यह पेड़ जो है मौसम के अनुसार पत्तियों के इसके रंग बदलते रहते हैं। गर्मियों में हरी, शरद ऋतु में सुनहरी, नारंगी और लाल रंग की हो जाती हैं। आप इसका चित्र देख सकते हैं नेट पर। नेक्स्ट चलते हैं पनामा नहर। अभी वहाँ के नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करने की घोषणा की, जिसका पनामा ने संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया। ठीक है। पिछली पनामा नहर जो है एक अंतर महासागरीय कृत्रिम जलमार्ग है जो कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये देख सकते हैं आप, अटलांटिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है, इसको यह जोड़ता है। पहले जो व्यापार का मार्ग था, जब पनामा नहर नहीं बना था, तो अमेरिका से व्यापार करने के लिए पूरा दक्षिण अमेरिका को घूम करके इस एरिया में जाना होता था व्यापार करने के लिए। लेकिन पनामा नहर के बनने से उसकी लंबाई कम हो गई समुद्रियों की। आप ये देख सकते हैं, ये पनामा सिटी है और यहाँ से समुद्र के अंदर एक रास्ता कैनाल बनाया गया, जिससे जहाज इससे होकर के इधर जा सकता है। तो ठीक है। तो यह जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय थियोडोर रूजवेल्ट की देख रेख में इसका कार्य संपन्न हुआ। ठीक है। और इसका निर्माण जो है बूनो वारिला संधि के तहत
1903 में हुआ था। 1903 में उन्हें संधि के तहत नहर का निर्माण कार्य अमेरिका को सौंपा गया था और पनामा नहर का पूरा संचालन जो है 1914 में यह खुल गया, यानी संचालित हो गया। इसका आकार यह लगभग 82, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, यह लगभग 82 किलोमीटर का है और इसकी चौड़ाई नहर की 90 मीटर की है। गहराई, अच्छा, पनामा नहर जो वाटर पास या वाटर लॉक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति में जहाजों को नहर के मुख्य तल पर 85 फीट यानी 26 मीटर के ऊपर उठाने और फिर नीचे उतारने के लिए लॉक सिस्टम बनाए गए हैं। इसका कारण यह है कि प्रशांत महासागर का जल स्तर अटलांटिक महासागर से थोड़ा अधिक उच्च है, इसलिए जहाजों को नहर के दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर या नीचे जाना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।